वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डेली रिवीजन सेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जिसमें हम क्या है एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज related to a new app. So India's first UPI enabled meal card. तो क्या है, what has been launched? Just a second, let's change the color. So India's first UPI-enabled meal card has been launched, allowing employees to make payments directly from the meal card balance by scanning eligible UPI QR code. तो आपने बताना है कि कौन सी कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एनेबल्ड मील कार्ड लॉन्च करा है. तो क्या मतलब है, इससे क्या होगा कि जैसे क्या है, कंपनीज क्या है अपने एम्प्लॉयर्स को क्या है, जैसे मील बेनिफिट्स देती हैं, तो हर महीने के कुछ अमाउंट देते हैं फॉर द मील्स, राइट. तो उसका क्या है, वो सारा जो बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, इस मील कार्ड में चला जाएगा, और आप उसको स्कैन करके क्यूआर कोड से थ्रू क्या है डायरेक्टली उनको जो है पे कर पाओगे. तो दिस इज यूपीआई एनेबल्ड है, यूपीआई के साथ ये लिंक्ड होगा. तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? सो एंड व्हाट इज द नेम? सो नेम इज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एनकैश, राइट. तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनकैश. तो एनकैश has launched India's first UPI-enabled meal card, right? Integrating the meal benefits with the UPI payment. तो अब क्या, UPI के थ्रू जैसे हम बाकी सारी पेमेंट्स कर सकते हैं, वैसे ही आपको जो मील बेनिफिट्स मिलते हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से क्या है, आप उनको डायरेक्टली पे कर सकते हो बाय स्कैनिंग द एलिजिबल UPI कोड्स at the food and grocery merchants, and the card also support tap swipe scan, कैसे भी करके you can pay the पे कर सकते हैं आप, राइट. सो दिस कार्ड यूज यूपीआई फॉर क्यूआर बेस्ड पेमेंट एंड पे फॉर वाइडर कार एक्सेप्टेंस अक्रॉस द इंडिया, राइट. तो याद रखना है, बेसिकली इंडिया का फर्स्ट यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड किस कंपनी का है? इट इज एनकैश. क्या आप कैश कर सकते हो किस चीज के लिए? ये इट इज टू अवेल मील बेनिफिट्स. तो यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के साथ ये लिंक कर दिया मील बेनिफिट्स, तो आप पे कर सकते हो. जैसे क्या है, अंडर द रिवाइज इनकम टैक्स रूल क्या है, कितना मील अलाउंस अलाउड है? अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 8800 पर मंथ अलाउड है. तो ये जो है आपके बैलेंस क्या है, आपके यूपीआई मील कार्ड में आ जाएगा, और आप क्या उसको डायरेक्टली पे कर सकते हो बाय स्कैनिंग एट द, कोई ग्रोसरी शॉप है या कोई फूड प्लाजा, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो. सो आई होप दिस इज क्लियर. So let's move on to the second question. So second question is related to the Agniveers. So the central government has announced 50% reservation of ex-Agniveers in recruitment to which of the following? तो जो एक्स अग्निवीर होंगे उनकी 50% रिजर्वेशन गवर्नमेंट कौन सी कैटेगरी ऑफ जॉब में अलाउ कर रही है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो याद रखना है आपने, अगर आप एक्स अग्निवीर हो तो आपकी 50% रिजर्वेशन कोटा एग्जिस्ट करेगा आपके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन सीएपीएफ एंड राइफलमैन की पोस्ट के लिए असम राइफल्स. तो ये दोनों पोस्ट के लिए क्या है, एक तो ये सारे बेनिफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो 50% रिजर्वेशन रहेगी. दूसरी बात है 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगी. तो जो भी अपर लिमिट होगी ये वाली पोस्टों के लिए, अगर आप एक्स अग्निवीर हो, राइट, तो आपको क्या है 3 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा. एंड फॉर द 5 ईयर रिलैक्सेशन, ये भी याद रखना, ये किनके लिए, जो कि फर्स्ट टाइम अग्निवीर जो बैच था उसमें जो लोग थे, अगर आप फर्स्ट बैच के एक्स अग्निवीर हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है. अदरवाइज क्या है, एक्स बाकी सारे अग्निवीर को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है. और ये भी याद रखना कि उनको रिक्रूटमेंट टेस्ट से भी क्या है एग्जाम्शन है, तो कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा एंड कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा. तो क्या है, उनका डायरेक्टली क्या है 50% कोटा इज रिजर्व फॉर देम. कौन कौन सी पोस्ट के लिए? इन कांस्टेबल इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स में राइफलमैन की पोस्ट के लिए कितना रिजर्वेशन है, ये भी याद रखना है 50%. रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो यही जो हमने सारा पढ़ा, इट इज मेंशन्ड हियर, तो यू कैन रीड.
Okay, next question is related to the ethanols. So the proposed ethanol ATMs, किस चीज की बात कर रहे हैं कि क्या बनाएंगे हम, इथेनॉल एटीएम्स बनाएंगे इन इंडिया विच आर प्राइमरली इंटेंडेड टू प्रोवाइड इथेनॉल फॉर विच पर्पस. तो बेसिकली ये जो इथेनॉल एटीएम्स खोलने की बात हो रही है, यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा, लेकिन किनको मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो क्या है ये इथेनॉल एटीएम्स में, क्या है आपको इथेनॉल मिलेगा जो आपकी यूज कर सकते हो एज अ कुकिंग फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड्स, राइट. तो बेसिकली क्या होगा, जैसे पेट्रोल पंप्स पे जाके हम गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, इसमें क्या होगा आपको कैनिस्टर्स मिलेंगे, उसमें क्या है आप इथेनॉल एटीएम से जाके इथेनॉल रिफिल दोबारा भी करवा सकते हो, राइट. तो ये क्या है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम, एंड ये किसके लिए होगा, ये कुकिंग पर्पसेस के लिए ये इथेनॉल मिलेगा. तो अब क्या है, बिकॉज हमने देखा था कितना एलपीजी क्राइसिस आया था, तो जब भी इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशंस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो फ्यूल की क्राइसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. तो इस बार तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के साथ साथ क्या है, हमें नेचुरल गैस और जो है एलपीजी गैस की शॉर्टेज भी देखने को मिली है. तो एलपीजी गैस के जो क्राइसिस के बाद लगा है कि कुकिंग फ्यूल वाले जो है उसमें भी क्या है, हमें वी शुड लाइक हैव ऑल्टरनेटिव. सो अभी क्या ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, दैट वी विल प्रमोट इथेनॉल एज अ कुकिंग फ्यूल ऑल्सो. पहले हम क्या था, इथेनॉल को अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इथेनॉल को एज अ व्हीकुलर फ्यूल प्रमोट करने की बात कर रही थी. तो हमने पढ़ा था इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, जिसमें क्या है गवर्नमेंट 20% ब्लेंडिंग करते हैं इथेनॉल के, किसमें, पेट्रोल में, राइट. और अब दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या लेके आई है इथेनॉल से रिलेटेड, दीज आर इथेनॉल एटीएम्स. और यहाँ पे क्या है, गाड़ियों के लिए इथेनॉल नहीं मिलेगा, ये कुकिंग पर्पसेस के लिए आपको इथेनॉल मिलेगा, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो याद रखना इथेनॉल एटीएम पे आप जाके फ्यूल के लिए, व्हीकल के लिए इथेनॉल नहीं भरवा रहे, किस चीज में ये किस चीज के लिए आपको मिलेगा, दिस इज फॉर कुकिंग फ्यूल. ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड, तो इसको थोड़ा सा याद रखना स्टूडेंट्स. So let's move on to the explanation. So ethanol ATMs are proposed retail dispensing units where consumers can purchase ethanol, right, in refillable canisters. जैसे क्या अभी एलपीजी सिलेंडर्स भी क्या है, वो भी रिफिलेबल है, राइट. वैसे ही क्या है, इसके भी आपको कैनिस्टर्स मिलेंगे जो कि रिफिलेबल होंगे, और कहाँ जाके आप उनको रिफिल करवा पाओगे, इथेनॉल एटीएम पे, राइट. So that this initiative aims to reduce the dependence on LPG and the imported fossil fuels. अभी हमने डिस्कस किया. So by promoting ethanol as a clean domestic energy source, right? तो ये क्या है, उसके बाद में this concept come after India's successful achievement of E20. E20 क्या है, हमने डिस्कस किया था. This is ethanol blended petrol, जिसमें क्या है 20 क्यों है, क्योंकि 20% आपने ब्लेंडिंग करनी है किसकी, पेट्रोलियम की, इथेनॉल की, किसमें, पेट्रोलियम में, राइट. तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज रिलेटेड टू अ संथली लैंग्वेज की फिल्म, जिसको विच संथली लैंग्वेज फिल्म बिकेम द फर्स्ट टू विन अ नेशनल फिल्म अवार्ड. तो नेशनल फिल्म अवार्ड में क्या है, तो नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में क्या हुआ है, एक संथली लैंग्वेज के एक फिल्म को अवार्ड मिला, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी संथली लैंग्वेज की जो है फिल्म को अवार्ड मिला. तो पूछ रहा है कौन सी फिल्म है, तो याद रखना इट इज अंजन. मे बी इट इज इन द लोकल लैंग्वेज, तो मे आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट. सो इज इट अंजन, मे बी, जिसका मतलब है इनविजिबल. So this is a word of Santhale's language. तो ये एक तो आपने याद रखना. दूसरी चीज आपने स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, that is Santhali, is this language part of the schedule 8. शेड्यूल 8 जो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, राइट. किसकी बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की. आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. तो किसकी बात करता है ये, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की 8 शेड्यूल.
और 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, राइट। क्या उस 22 की लिस्ट में संथली आता है कि नहीं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इज इट पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल और नॉट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन याद रखना, द फर्स्ट संथली लैंग्वेज फिल्म जिसको फिल्म फेयर अवार्ड में अवार्ड मिला है दैट इज अंजन। सो अंजन मीनिंग इनविजिबल, राइट। तो एक 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है इंस्पायर्ड बाय द मिस्टिकल इंडिजिनियस फोकटेल्स ऑफ देयर कल्चर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ये पिक्चर मूवी बनाई गई है, राइट। तो उसको अवार्ड मिला है, तो आपने याद रखना है। Okay, so let's move to next question. Question number 5. So it is saying कि इंडिया की first AI powered bird sanctuary recently announced will be developed at which sanctuary? तो कौन सी सेंचुरी में क्या है, आप एक AI powered bird sanctuary भी बनाने जा रहे हो, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इंडिया की फर्स्ट AI powered bird sanctuary कहाँ पे आ रही है? महाराष्ट्र में आ रही है। महाराष्ट्र के कौन से दिस सेंचुरी में? इन थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, या तो इसमें जो है महाराष्ट्र में दिस फर्स्ट एआई एनेबल्ड जो है बर्ड सेंचुरी बनाएंगे। अब एआई एनेबल्ड का क्या फायदा होगा कि जो बर्ड्स की ट्रैकिंग है और जो बर्ड्स की डिटेक्शन है और प्रोटेक्शन के लिए जो भी, सो दिस वुड बी व्हाट, एआई एनेबल्ड सारे वहाँ पे फंक्शंस होंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज सेइंग दैट दिस सेंचुरी विल यूज एआई बेस्ड बर्ड डिटेक्शन। तो बर्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या आप एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेंगे बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और रियल टाइम मॉनिटरिंग सो दैट देयर जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो और अच्छे तरीके से क्या है हो पाए, और बर्ड्स की प्रोटेक्शन क्या है अच्छे से हो। और ये भी चीज़ का ध्यान रखना और ट्रैक करना जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, राइट, उनको प्रोटेक्ट भी करना और उनको प्रॉपर उनकी ट्रैकिंग रखना, राइट। तो ये सब चीज़ों की के लिए क्या है एआई बेस्ड सिस्टम वो यूज़ करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे ये याद रखना, इट इज़ इन थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, महाराष्ट्र, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑप्शंस में आपको और भी प्रोटेक्टिव एरिया के नाम दिए, तो आपने याद कर लेना है। हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए हैं, तो लेट्स सी आपको कुछ कुछ याद है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे था स्टूडेंट्स? दिस वाज इन उत्तराखंड, वी हैव डिस्कस्ड, राइट। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट रणथंबोर टाइगर रिजर्व पिछली क्लासेस में। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? राजस्थान में, राइट। नाउ इस क्लास में हमने क्या कुछ नई और सेंचुरीज याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस केवला देव नेशनल पार्क, दिस इज इन राजस्थान। तो अभी आपने राजस्थान की दो आपको प्रोटेक्टेड बॉडीज के नाम पता है, एक तो इस रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, एंड सेकंड इज केवला देव नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो इन राजस्थान। देन थाने क्रीक, तो थाने यू नो मुंबई में के पास एक प्लेस है थाने, तो यहाँ से यू कैन गेस इट इज व्हाट, इट इज इन महाराष्ट्र। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखनी है। समटाइम्स आंसर बीच में ही होता है, हम क्या उसको रियलाइज नहीं करते हैं। सो देन इज नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज इन हरियाणा। तो याद रखना है, ये सारी लोकेशंस भी आपने याद रखनी है। So let's move on to the next question. Next question is talking about mission golden spice. Golden spice किसको बोल रहा है? हल्दी को बोल रहा है, टर्मरिक को बोल रहा है। तो मिशन गोल्डन स्पाइस रिसेंटली लॉन्च फॉर लाकाडोंग टर्मरिक। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्मरिक की प्रमोशन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन गोल्डन स्पाइस, राइट। तो ये पूछ रहा है ये जो लाकाडोंग टर्मरिक है ये स्पेशल टाइप ऑफ टर्मरिक है, ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये कौन सी स्टेट की स्पेशल जो है ये टर्मरिक है, तो वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेघालय। सो मेघालय की कौन सी टर्मरिक? लाकाडोंग टर्मरिक। इसकी प्रमोशन के लिए क्या है? किसकी? मोर फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स, राइट। तो वो सारी चीज़ों की प्रमोशन के लिए क्या है, एक मिशन लॉन्च किया गया जिस मिशन का नाम है मिशन गोल्डन
स्पाइस, राइट। तो आई होप ये आप याद रहेगा आपको। So it is saying that Mission Golden Spice are integrated Lakadong turmeric value chain enhancement project। तो क्या प्रोजेक्ट है जिसमें आपने टर्मरिक की वैल्यू चेन को एनहांस करना है। वैल्यू चेन मतलब फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री टू मार्केट। तो उसको प्रमोट करने के लिए जो जो स्टेप्स चाहिए वो सारी चीज़ों पे आपने क्या है ध्यान देना है और उसको क्या है अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट जो है इसकी क्या है पहले तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो, देन क्या है इसकी जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आके क्या है इसकी पैकिंग अच्छी हो, राइट। एंड जो है इसको अच्छे से क्लीन करके क्या है इसकी हाइजीन मेंटेन करके इसकी अच्छी पैकिंग हो, राइट, वर्ल्ड क्लास पैकिंग हो कि वो जो क्लीनली स्टैंडर्ड्स है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन किया जाए। देन इसको जब मार्केट में लॉन्च करें तो बीट नेशनल और बीट इंटरनेशनल मार्केट, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करे और क्या है अच्छे से इसकी एक्सपोर्ट्स हो, सो दैट फार्मर्स की जो इनकम है डबल हो सके, तो वो फार्मर्स जो इसकी खेती कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। तो बेसिकली क्या है आपने इसको फार्म से मार्केट तक लेके जाने के लिए जो जो भी स्टेप्स चाहिए उस सब की प्रमोशन के लिए कौन सा मिशन है, मिशन गोल्डन स्पाइस। सो आई होप दिस इज गेटिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली 175 CR जो है कि इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। एंड दिस इज अ स्पेशल टर्मरिक बिलोंगिंग टू विच स्टेट, फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय। कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपने मुझे मेघालय की कैपिटल बतानी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के मैप में जो है कंफ्यूजन रहती है, तो हम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं उनके नाम बताने कि कौन कौन सी 7 स्टेट्स आर इन नॉर्थ ईस्ट, और उन सारी स्टेट्स के साथ में उनका क्या है कैपिटल सिटी का नाम भी बताना है। ओके एंड yeah, so I hope this is clear. So let's move on to the next question. So next question is related to the inauguration of a bridge. So bridge का नाम क्या है, उदमारो ब्रिज। So उदमारो ब्रिज है जो कि कौन सी रिवर के ऊपर बना है, इट इज बिल्ट ऑन द रिवर श्योक। श्योक रिवर के ऊपर बना है इन विच यूनियन टेरिटरी। तो याद रखना है ये जो श्योक रिवर के ऊपर ब्रिज बना है उदमारो ब्रिज, ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में है। सो दिस उदमारो ब्रिज ऑन रिवर श्योक, तो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में, दिस इज इन विच यूनियन टेरिटरी, दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग। तो आपने देखना है ये जो श्योक रिवर है बेसिकली दिस श्योक रिवर इज द पार्ट ऑफ व्हाट, लद्दाख रीजन। तो इंडिया के लद्दाख रीजन में ये रिवर फ्लो करते हैं श्योक रिवर, एंड इसके ऊपर एक ब्रिज बना है, उस ब्रिज का नाम क्या है, उसी को इनॉग्रेट किया गया। सो ब्रिज इज व्हाट, उदमारो ब्रिज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ in the UT of श्योक लद्दाख, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। श्योक रिवर के बारे में आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद करना है कि इंडिया का जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, जो कि वर्ल्ड का भी, और इंडिया का तो है ही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है उस वो किसके पास है, दिस श्योक रिवर के पास है, ये भी आपने याद रखना है। इस श्योक रिवर को अभी क्या है इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जिसका नाम है उदमारो ब्रिज। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू next question number 8. It is asking France recently became the first European Union country, तो फर्स्ट EU कंट्री बन गया फ्रांस किस चीज में, टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन बिलो व्हाट एज। तो हमने पढ़ा था दैट फ्रांस हैज व्हाट बैंड सोशल मीडिया, तो ये हमने करंट अफेयर के सेक्शन क्लासेस में 2-3 दिन पहले ही पढ़ा दैट फ्रांस हैज बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ कितने ईयर्स, तो जल्दी से बताना, बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो 15 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या उसने सोशल मीडिया बैन कर दिया। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पढ़ा था, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या है सोशल मीडिया बैन कर दिया।
एंड इसने कितनी एज के बच्चों के लिए इसने करा है, बिलो 16 ईयर्स, राइट, दोनों याद रखना है। फ्रांस ने 15 साल के बच्चों के से, और ऑस्ट्रेलिया ने 16 ईयर्स के छोटे बच्चों से क्या है ये बैन कर दिया है सोशल मीडिया। इवन इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग, बिकॉज हमने पढ़ा था जब प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया विजिट पे थे, तो दे हैव अप्रिशिएटेड दिस स्टेप एंड दे वर सेइंग कि वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सच अ बैन इन इंडिया ऑल्सो। तो अभी तक ऐसा कुछ मिस मॉनसून सेशन में देखने को तो नहीं मिला, लेकिन डिस्कशंस जरूर हुई हैं इसके ऊपर। सो याद रखना है, फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पहला कंट्री बन गया, और वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, राइट, जब सॉल्व करना है कि क्या पूछ रहा है वो। Okay, so let's move on to the question number 9. Question number 9 is asking you about a proposed museum. तो एक म्यूजियम प्रपोज किया जा रहा है, कौन सा म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, जिसको इन शॉर्ट क्या बोला जाएगा, मिस्ट। सो व्हाट इज मिस्ट, मिस्ट इज व्हाट, म्यूजियम ऑफ इनोवेशन, जिसमें इनोवेशन होगी, स्टार्टअप्स के रिलेटेड होगा और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, राइट। ये जो बन रहा है, ये कौन सी सिटी में बनाने की बात करी जा रही है, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी बेटा हमने एक लास्ट क्लास में डिस्कस करा था एक म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वी हैव इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड इमर्सिव म्यूजियम, इंडिया का फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, राइट, जिसमें क्या है, सारा जो लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारी कंट्री की लैंग्वेज की एवोल्यूशन है उसको दिखाया जाएगा। तो ये कहाँ पे जो है आ रहा है, कौन से स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, एंड पर्टिकुलरली कहाँ पे, कोलकाता में। लेकिन अब हम इस न्यूज में किसकी बात कर रहे हैं, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स, जिसको इन शॉर्ट मिस्ट बोलेंगे। ये कौन सी सिटी में आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज it is coming in Bangalore, तो याद रखना है, right। And this museum will be designed by Hennigan Peng Architects Consortium, the firm that designed the Grand Egyptian Museum in Egypt। तो इंटरनेशनल फर्म है जिसने इसको डिजाइन करेगी, राइट। एंड ये कैसे बनेगा, दिस इज बीइंग डेवलप्ड एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कुछ परसेंटेज ऑफ क्या है, पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। तो इनोवेशन को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या है, दिस म्यूजियम इज कमिंग अप इन प्लेस। Okay, let's move on to the next question. Question number 10. What is the official mascot of Glasgow 2026 Commonwealth Game? Right? तो ग्लासगो जो 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है, पहली बात तो कहाँ पे हो रही है, वेन्यू जो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, दैट इज ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होने जा रही है। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है, तो व्हाट इज ऑफिशियल मैस्कॉट, दिस इज द ऑफिशियल मैस्कॉट, बट नाम क्या है, so it is Finny। तो याद रखना, Finny is the official mascot of this Commonwealth Games। तो Commonwealth Games क्या है basically? So Commonwealth Games are basically games which are played between the Commonwealth nations। So what are these Commonwealth nations? Commonwealth nations basically एक ग्रुप है जिसमें मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल, जिसमें मोस्टली क्या है, वो कंट्रीज हैं जो कभी क्या थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, जो कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। सारी नहीं, बट मोस्टली कॉमनवेल्थ नेशंस जो कंट्रीज हैं वो इसकी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रही हैं, जैसे इंडिया, राइट, एंड अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जो इसका पार्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स का, राइट। एंड ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है टेक प्लेस एवरी 4 ईयर, एंड अभी 2026 में कहाँ पे हो रहे हैं, ग्लासगो में। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, राइट। सो ये आपने थोड़ा सा बताना है कमेंट सेक्शन में। और अभी हमने इस साल के ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम देख लिया, इट इज फिनी, राइट। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो फिनी अ यूनिकॉर्न इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड ये दिस मैस्को इज नेम्ड आफ्टर ग्लासगो की एक फेनिस्टन क्रेन, ठीक है, उसके नाम से इंस्पायर होकर इसका नेम रखा है फिनी, राइट। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। ओके,
So let's move on to next question. It is what is the official theme of World Brain Day 2026? तो पहले तो वर्ल्ड ब्रेन डे किस दिन मनाया जाता है? On what date it is celebrated? And what is the theme? Theme of this year's Brain Day was brain health access for all. So it is saying that mental health क्या है, इसका access सबको होना चाहिए. That is what was the theme of this year's World Brain Day. And when it is celebrated, ये भी थोड़ा सा याद रखना है. So it is celebrated every year on 22nd of July to raise awareness about the what neurological and मेंटल हेल्थ के बारे में क्या है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इन पब्लिक वी सेलिब्रेट एवरी ईयर ब्रेन डे, राइट. वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of July. एंड इस साल का थीम याद रखना है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल. So I hope this is clear. So let's move on to the next question. So question number 12 is the National Flag Day. National Flag Day is observed in India. So National Flag Day in India is celebrated, observed on which date to commemorate the adoption of Tiranga of the Constituent Assembly. तो basically क्या है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये किस दिन अडॉप्ट हुआ, इसकी अडॉप्शन की डेट इज दे आर आस्किंग, क्योंकि उसी अडॉप्शन की डेट को कमेमोरेट करने के लिए क्या है वी सेलिब्रेट एवरी ईयर नेशनल फ्लैग. तो आपने याद रखना है 22nd of July को क्या है इन 1947 our national flag was what adopted. एंड इसी दिन क्या है हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं अब एवरी ईयर टू कमेमोरेट दिस डे, राइट. तो ये आपने याद रखना है. और कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपने मुझे बताना है कि नेशनल जो सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये सब इंडिया ने किस दिन अडॉप्ट किया, ऑन विच डेट दीज वर अडॉप्टेड. तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है मुझे, राइट. आज हमने क्या डिस्कस किया है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ है. तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ है 22nd of July 1947 को, राइट. तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल क्या है नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं, राइट. तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, राइट. तो थोड़ा सा इसके बारे में रीड करते हैं. दैट नेशनल फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22nd of July टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा, राइट, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. एंड किस पर्सन ने डिजाइन किया है इसको, इनका नाम याद रखना है पिंगली वेंकैया. इन्होंने क्या है इंडिया के नेशनल फ्लैग जो कि हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसको डिजाइन करा है, राइट. एंड बीच में क्या है अशोक चक्र है जिसमें कितने स्पोक्स हैं 24 स्पोक्स हैं. और ये जो अशोक चक्र का कलर कौन सा है ये भी याद रखना, इट इज नेवी ब्लू. एंड व्हाट डज इट सिंबलाइजेस, इट सिंबलाइजेस प्रोग्रेस, जस्टिस एंड राइटियसनेस. तो इन सब चीज़ों को ये जो है सिंबलाइज करता है, ये जो अशोक चक्र इज इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग, राइट, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. पिंगली वेंकैया का नाम आपने याद रखना है. So let's move on to the next question. Question number 13. It is a state-specific scheme. It is saying that under Rajasthan's मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना. तो राजस्थान की अपनी स्टेट स्पेसिफिक क्या है आयुष्मान आरोग्य योजना है जिसके अंडर दे आर प्रोवाइडिंग कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज. एंड उसका अमाउंट कितना है पहले तो आपने बताना है. जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसके अंडर क्या है एलिजिबल फैमिलीज को क्या है अप टू 5 लाख पर फैमिली क्या है इंश्योरेंस मिल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है. एंड इसमें ये जो राजस्थान की स्पेसिफिक स्कीम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें एक एलिजिबल फैमिली को कितना बेनिफिट मिल रहा है. सो 25 लाख का है जो है दे आर बेनिफिट, दे आर गिविंग बेनिफिट एंड दिस इज व्हाट कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के फॉर्म में उनको मिलेगा. तो ये आपने याद रखना, राइट. और जो हमारी जो नेशनल स्कीम है उसका नाम क्या है आयुष्मान भारत, पूरा नाम क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो इसके अंडर क्या है जो है एलिजिबल फैमिलीज को अप टू 5 लाख तक हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं. तो ये आपने याद रखना है, दिस इज 5.
सो 5 लाख, एंड ये स्टेट स्पेसिफिक में कितना है 25 लाख, तो दोनों अमाउंट डिफरेंट है, याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है. So let's move on to the next question. Question number 14. So IIT Kanpur is set up to establish a center of excellence. तो एक center of excellence बन रहा है कहाँ पे? IIT कानपुर में. अंडर विच स्टेट पॉलिसी? तो कौन सी स्टेट पॉलिसी के अंडर वहां पे कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एम क्या होगा? ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, इसको प्रमोट करने के लिए क्या है, आईआईटी कानपुर के अंडर क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है. सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. So under the green hydrogen policy of 2024 of Uttar Pradesh government, so strengthen the research and innovation in the clean energy sector. तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है इन दिस IIT कानपुर. So the center will focus on hydrogen production, storage, utilization and system integration to reduce the cost of green hydrogen. तो इस चीज पे फोकस रहेगा ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है IIT कानपुर में. तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है. So let's move on to the question number 15 and it talks about World चेस डे. तो वर्ल्ड चेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपने याद रखना है, इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of July. तो ये आपने याद रखना है, राइट? So this is important question number 16. It is saying that which member has Mauritius become to join the International Cricket Council. तो basically क्या है, ICC में न्यू मेंबर ऐड हुआ है. ज्यादा इसको ऐसे पूछना चाहिए था कि थोड़ी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती थी कि ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो लेटेस्ट मेंबर है. तो याद रखना है वो लेटेस्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? मॉरिशस ऐड हुआ है, राइट? तो मॉरिशस लाइक इज द 111th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. So 111th member add हुआ है मॉरिशस, राइट? Okay, so last question पे move कर रहे हैं. It is from the space technology sector. So it is saying that Kerala based space tech startup जिसका नाम है Hex20 has planned 6 सैटेलाइट मिशन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ. तो कौन सी कंपनी के साथ ये मिलके अपने जो सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं? तो याद रखना है, दिस इज गोइंग टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स विद स्पेसएक्स, राइट? तो स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, राइट, उसके साथ मिलके दे आर गोइंग टू व्हाट लॉन्च द सैटेलाइट्स. एंड इससे पहले हमने विक्रम 1 के बारे में भी पढ़ा था, जो कि क्या है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है जो कि सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके गया है, जिसने सैटेलाइट्स को स्पेस में प्लेस कर दिया है. एंड ये विक्रम 1 कौन सी कंपनी का था? ये स्काई रूट्स का था, स्काई रूट एरोस्पेस का. आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और आज हम बात कर रहे हैं केरला बेस्ड कंपनी की. क्या है कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है Hex20. एंड ये क्या करना चाहते हैं? इट इज गोइंग टू लॉन्च 6 सैटेलाइट्स. लेकिन ये इनके जो रॉकेट है, रॉकेट अपना नहीं होगा. रॉकेट किसका यूज करेंगे? सैटेलाइट्स इनके हैं, लेकिन रॉकेट किसका है? रॉकेट इज ऑफ स्पेसएक्स. एंड स्पेसएक्स क्या है? एलन मस्क की कंपनी है. तो आई होप यू हैव लाइक अंडरस्टूड जो भी हमने आज डिस्कस किया. एंड देयर वाज लिटिल बिट डिस्टर्बेंस, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट डिस्टर्बेंस. तो लेट्स मीट टुमारो स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम. जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दीजिए. थैंक यू सो मच.